ओके फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर में अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे एम एस ऑफिस के बारे में। एम एस ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जिसमें 10 पैकेज हैं। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक, ठीक है, एम एस पब्लिशर, एम एस वन नोट, ठीक है। ये सभी एम एस पिक्चर मैनेजर, ये सभी क्या हैं? एम एस ऑफिस के ही पैकेज हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड के बारे में हमने जान लिया था कि इसमें कौन कौन से जो टैब हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं। जैसे इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ कंपोजिंग, एडिट, सेव, मेल, मर्ज, ये सभी यूज़ होते हैं, ठीक है। होम टैब में कौन कौन से होते हैं? देखो, क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, एडिटिंग हो गया, ये 5 यूज़ होते हैं, होम टैब में होते हैं, ठीक है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है? कट, पेस्ट, कॉपी फॉर्मेट होता है, पेंटर होता है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। ये इसमें 24 आइटम स्टोर होते हैं। अगर 24 से ज़्यादा आइटम इसमें स्टोर करोगे तो पहले वाले जो होंगे वो डिलीट हो जाएंगे और जो लेटेस्ट और 24 हैं वही रहेंगे। फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दबाएंगे, और फॉर्मेट को अगर अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाएंगे, ठीक है। नंबर 2 देख लेते हैं, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या है? ये लिखावट का तरीका होता है। जैसे बी अगर दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, आई दबाएंगे इटालिक हो जाएगा, आई फॉर इटालिक होता है, अंडरलाइन होता है, यू के नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ रहता है वो अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर जैसे ए बी सी डी जो कटा हुआ रहता है उस पर अगर हम प्रेस करेंगे तो जो कोई चीज़ को जो नेगेटिव सेंस में अगर हमें कट करना है तो ये यूज़ होता है। हाईलाइट करने के लिए बाई कलर सिलेक्शन से हम हाईलाइट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ जो है, मैक्सिमम साइज़ 1638 होगा। जूम साइज़ जो है एम एस वर्ड में जो जूम साइज़ है मैक्सिमम 1638 तक रहेगा, ठीक है। डबल बड़ा ए और छोटा ए जो रहता है वो केस चेंज के लिए यूज़ होता है। ये टोगल होता है, पहला लेटर स्मॉल में एंड अदर लेटर अपर केस में हो जाएंगे, ठीक है। एक्स, उसके नीचे जो टू लगा रहता है वो थोड़ा सा टेक्स्ट को नीचे कर देता है। एक्स जो ऊपर टू लगा रहता है वो थोड़ा सा टेक्स्ट को ऊपर कर देता है, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेट किया है वो सब अंडू हो जाएगा उससे, क्लियर फॉर्मेटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैराग्राफ जो टैब है उसमें क्या क्या आता है। देखो, बुलेट्स आता है। बुलेट्स भी डिफरेंट टाइप के रहते हैं। एंटर मारने पर बुलेट चेंज हो जाता है और पैराग्राफ चेंज होने पर भी बुलेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिंग हो गया, इसी में आएगा। पैराग्राफ में बुलेट्स आएगा, पैराग्राफ में स्पेसिंग आएगा, पैराग्राफ में ही कलरिंग आएगा, शो और हाइड का ऑप्शन भी रहेगा, उसी में बॉर्डर का ऑप्शन रहेगा। बॉर्डर में ड्रॉ कर सकते हैं बॉर्डर, टेबल का ऑप्शन भी होता है इसी में, ठीक है। इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन भी पैराग्राफ में आएगा, डिक्रीज इंडेंट का भी आएगा। अलाइनमेंट, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये भी आएंगे इसमें, ठीक है। लाइन स्पेसिंग आएगा, स्पेसिंग में ही कंट्रोल प्लस 1.5 डाल देंगे तो जो लाइन के बीच में स्पेसिंग है वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, mm हो जाएगी, सॉरी। कंट्रोल प्लस 2 दबाएंगे तो 2 हो जाएगी, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, रिमूव स्पेस कर देंगे तो स्पेस लाइन के बीच में से रिमूव हो जाएगा। फिर देख लेते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या है? एडिटिंग ग्रुप होता है टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर एडिटिंग में क्या क्या ऑप्शन आते हैं? देखो, फाइंड आता है, रिप्लेस आता है, सेलेक्ट आता है। ये 2007 के बाद वाले वर्जन में मिलते हैं जो ये एडिटिंग का ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट वाला, ठीक है। माउस और कीबोर्ड का यूज़ करके शिफ्ट प्लस बटन के साथ यूज़ करते हैं, सेलेक्ट करना है तो, ठीक है। डबल क्लिक से एक पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, ट्रिपल क्लिक से लाइन सेलेक्ट होती है, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए देखो, शिफ्ट प्लस राइट का अगर हम यूज़ करते हैं तो बाएं से दाएं कैरेक्टर सेलेक्ट होता है। अगर शिफ्ट के साथ में लेफ़्ट का यूज़ करते हैं तो दाएं से बाएं की तरफ कैरेक्टर सेलेक्ट होता है। शिफ्ट के साथ में अप बटन यूज़ करेंगे तो नीचे से ऊपर की लाइन सेलेक्ट होगी। शिफ्ट के साथ में डाउन बटन यूज़ करेंगे तो ऊपर से नीचे की लाइन सेलेक्ट होगी, ठीक है। शिफ्ट के साथ में होम बटन दबाएंगे तो दाएं से बाएं लाइन सेलेक्ट होगी। शिफ्ट के साथ में एंड बटन दबाएंगे तो बाएं से दाएं लाइन सेलेक्ट होगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, कर्सर से शुरुआत में ऊपर की तरफ का पूरा कंटेंट सेलेक्ट करना है अगर तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम का जो यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, कर्सर से शुरुआत में ऊपर की तरफ का पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड से क्या होगा, कर्सर से नीचे की तरफ अंत तक संपूर्ण कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड से कर्सर के नीचे की तरफ अंत तक संपूर्ण कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अभी देखो जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसमें जो डिस्प्ले आती है वर्ड पैड में जो डिस्प्ले आती है, सबसे पहली जो कोई फाइल खोलेंगे हम तो उसमें देखो क्या क्या आता है। सबसे ऊपर वाला जो बार होता है वो टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें फाइल का नाम भी लिखा रहता है, फाइल का नाम आता है टाइटल बार में, ठीक है। इसमें क्विक लेफ्ट साइड में जो रहता है 3-4 बटन रहती हैं, उसमें W लिखा रहेगा, W फॉर वर्ड हो गया तुम्हारा, सेव का ऑप्शन हो गया, रीडू हो गया, अंडू हो गया, ये सब क्विक एक्सेस बार बोलते हैं इसको। बार बार इस्तेमाल होने वाले आइकन होते हैं ये, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं ना वो तो ये क्विक एक्सेस बार में आ जाते हैं, ठीक है। 3-4 के आसपास। राइट कॉर्नर पर टाइटल बार में ही 3 बटन होती हैं। एक तो क्रॉस की बटन होती है कैंसिल वाली, राइट मोस्ट वाली, मिडिल में होता है मैक्सिमम करने के लिए, और फिर एक होता है मिनिमम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए और कैंसिल के लिए। ये 3 बटन होते हैं राइट कॉर्नर पर टाइटल बार के पर, ठीक है। फिर नीचे आता है रिबन में ही देखो, ये रिबन में ही जो टैब होते हैं, फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सब रिबन में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल रूलर होते हैं वो, ठीक है। मार्जिन सेट करने के लिए यूज़ होता है, या इंडेंट सेट करना है, या टैब सेटिंग के लिए इसका यूज़ होता है रोलर का। व्यू टैब में हाइड एंड शो का ऑप्शन भी आता है रूलर का। रूलर को अगर हमें हाइड या शो करना है तो ये व्यू टैब में मिलता है, ठीक है। और राइट साइड में जो रिबन के नीचे होता है वो स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। फिर नीचे सबसे नीचे जो पार्ट होता है वो स्टेटस बार बोलते हैं उसमें पेज नंबर वगैरह आते हैं, पेज 1 और 2 ऐसे करके आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में 4-5 बटन होती हैं, जिसमें क्या क्या रहता है देखो। प्रिंट लेआउट मोड होता है सबसे पहले, फिर होता है फुल स्क्रीन मोड, फिर वेब लेआउट मोड होता है, प्लस होता है जूम इन के लिए, और माइनस होता है जूम आउट के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट को जो जूम है वो MS 2010 में मैक्सिमम 500% तक जूम हो सकता है, ठीक है। बैक स्टेज व्यूज़, प्रीव्यू, प्रिंट आउट, प्रिंट एटसेट्रा के लिए यूज़ करते हैं बैक स्टेज व्यू को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके इंसर्ट टैब के बारे में आ जाते हैं। जो MS वर्ड का इंसर्ट टैब है उसमें क्या क्या रहता है देखो। पेजेस होता है, टेबल्स हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गए, ऐप्स हो गई, मीडिया हो गया, लिंक्स हो गया, हेडर एंड फुटर हो गया, टेक्स्ट एंड सिंबल हो गया, ये सब किस में आएगा, इंसर्ट टैब में आएगा। फिर आ गया इसका डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में क्या होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड पेज बैकग्राउंड आता है डिज़ाइन फॉर टैब में, ठीक है। फिर पेज लेआउट जो टैब है उसमें पेज सेटअप होता है, पैराग्राफ होता है एंड अरेंज का ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर एक रेफरेंस के नाम से टैब होता है MS वर्ड में ही, उसका देखो टेबल ऑफ कंटेंट हो गए, फुटनोट्स हो गए, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी हो गई, कैप्शंस हो गए, इंडेक्स हो गए, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हो गए, ये सब रेफरेंसेस में आते हैं। मेलिंग टैब में देखो क्या क्या आता है, MS वर्ड में ही मेलिंग टैब होता है एक, उसमें क्या होता है देखो, क्रिएट हो गया, स्टार्ट मेल, मर्ज हो गया, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स हो गए, प्रीव्यू हो गया, रिजल्ट्स हो गए एंड फिनिश हो गया, ये सब किस में आएंगे, मेलिंग टैब में आएंगे। अब रिव्यू टैब देख लेते हैं। रिव्यू टैब में देखो क्या क्या आता है, प्रूफिंग आता है, लैंग्वेज आता है, कमेंट आता है, ट्रैकिंग आता है, चेंजेज आता है, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट आता है रिव्यू में। अब नेक्स्ट टैब देख लेते हैं MS वर्ड का ही, व्यू में क्या आता है, व्यूज़ आते हैं, शो आता है, जूम आता है, विंडो आता है एंड मैक्रोज आता है। इंसर्ट टैब में ही देखो टेबल, जो डिफ़ॉल्ट टेबल आती है वो 10x8 की आती है, 10 इसमें कॉलम होते हैं, 8 रो होते हैं। सेल किसको बोलते हैं, एक रो और एक कॉलम का जो जोड़ा होता है वो सेल, एक सेल कहलाता है। एक रो और एक कॉलम से मिलके बनता है एक सेल, ठीक है। सेल वाइज रूलर एक्टिवेट व्हेन टेबल इंसर्टेड, जैसे ही टेबल इंसर्ट होती है तो सेल वाइज जो रूलर है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। राइट क्लिक और लेआउट टैब से हम यूज़ कर 9 राइट क्लिक में लेआउट टैब में 9 अलाइनमेंट्स आते हैं, 9 अलाइनमेंट्स, ठीक है। इरेज टूल क्या है, टेबल बॉर्डर हटाने के लिए यूज़ होता है इरेज टूल। टेबल बॉर्डर अगर हटाना है तो इरेज टूल का यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल क्या है, टेबल को अगर स्प्लिट करना है तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक का किसी वेबसाइट से अगर किसी चीज़ को हमें लिंक करना है तो हाइपरलिंक लगाएंगे, ठीक है। व्यू के बाद में डिज़ाइन एंड देन लेआउट।
हाइट एंड विड्थ अगर सेलेक्ट करनी है तो इसका यूज़ करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड हो गया, सेंड बैकवर्ड हो गया, ये सब इसी में आते हैं। व्यूज़ एंड डिज़ाइन, व्यू के बाद में जो डिज़ाइन और लेआउट में जो ऑप्शन होता है उसी में ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन आता है। इंसर्ट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर में क्या होता है देखो, ज़्यादा पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेलेक्ट पिक्चर्स का यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा पिक्चर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो जितने सेलेक्ट करोगे आप उतने इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर में शेप्स में क्या है, डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं। क्लिप आर्ट में क्या है, टू सेलेक्ट इनबिल्ट इमेजेस। क्लिप आर्ट में जो इनबिल्ट इमेजेस हैं वो उनका यूज़ कर सकते हो आप क्लिप आर्ट से। स्मार्ट आर्ट क्या है, इसमें चार्ट्स आते हैं, जैसे लाइन बार हो गया, पाई बार हो गया, ये सब स्मार्ट आर्ट में आते हैं, इंसर्ट टाइप के में ही। लिंक के लिए अगर हमें हाइपर लिंक करना है तो कंट्रोल के दबाएंगे, कंट्रोल के से हाइपर लिंक आती है। टू लिंक एनी डॉक्स और एनी अदर वेबसाइट, किसी भी डॉक्स को या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स को या फिर किसी वेबसाइट को अगर हमें लिंक करना है तो हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं कंट्रोल के दबा के। बुक मार्क्स क्या होता है, बुक मार्क्स हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गया, हेडर हो गया। हेडर में आप पेज नंबर डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ऑड एंड इवन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से आप हेडर सेलेक्ट कर सकते हो, हेडर और फुटर, ठीक है। पेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, पेज वन टॉप बॉटम में कर सेलेक्ट कर सकते हो। फुटर में सिंबल, इक्वेशंस, वर्ड आर्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ड्रॉप कैप क्या है, पहला ड्रॉप कैप करने से पहला लेटर बड़ा हो जाएगा और बाकी लेटर छोटे हो जाएंगे। जैसे ABC है तो A बड़ा हो जाएगा, B और C छोटे रहेंगे, ठीक है। पेज लेआउट क्या है देखो, पेज लेआउट में थीम का ऑप्शन आता है, कलर का आता है, फॉन्ट का आता है, मार्जिन का आता है। मार्जिन में नैरो मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन एंड मॉडरेट मार्जिन आते हैं। ओरिएंटेशन में लैंडस्केप आता है, पोर्ट्रेट आता है पेज लेआउट के में ही। ब्रेक्स में देखो, पेज का ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है या टेक्स्ट ब्रेक करना है, इसका यूज़ कर सकते हो ब्रेक ऑप्शन का, ठीक है। लाइन नंबर डाल सकते हो आप कहीं भी। कॉलम डिफरेंस सेटिंग के कॉलम यूज़ कर सकते हो। वाटर मार्क्स यूज़ कर सकते हो, वाटर मार्क्स में आप टेक्स्ट डाल सकते हो, कस्टम्स डाल सकते हो या फिर पिक्चर्स डाल सकते हो। परसेंटेज में चेंज कर सकते हो पिक्चर को, ठीक है। वॉश आउट कर सकते हो, वॉश आउट का मतलब ब्लर करने से, ये भी पेज लेआउट में ही आएगा। पेज बॉर्डर डाल सकते हो, डिफरेंट सेटिंग है इसमें, पेज बॉर्डर में डिफरेंट सेटिंग्स आती हैं। स्पेसिंग कर सकते हो उसकी अलग अलग, इंडेंट्स यूज़ कर सकते हो। रेफरेंस में देखो, इंसर्ट फुटनोट अगर यूज़ करना है तो रेफरेंस टैब में आएगा। फुटनोट यूज़ करने के लिए शॉर्ट ट्रिक जो है, शॉर्ट की Alt प्लस कंट्रोल प्लस F होती है। Alt कंट्रोल F दबाएंगे तो फुटनोट पे सीधा चला जाएगा, रेफरेंस बटन वाले पे, ठीक है। पेज के नीचे लगाते हैं फुटनोट। अगर फुटनोट पेज के नीचे लगाएंगे। एंड नोट क्या है, किताब के नीचे लगाने के लिए यूज़ होता है। और एंड नोट अगर हमें डायरेक्ट, अगर एंड नोट की अगर की बात करूँ तो मैं या तो रेफरेंस में जाके आप डाल सकते हो, रेफरेंस टैब में, या फिर Alt प्लस कंट्रोल प्लस D दबाओगे तो भी आप एंड नोट वाली उसमें पहुंच जाओगे, ठीक है। Alt प्लस कंट्रोल प्लस D एंड नोट के लिए। और फुट नोट के लिए, फुट नोट पेज के नीचे और एंड नोट किताब के नीचे। फुट नोट के लिए Alt प्लस कंट्रोल प्लस F। मेलिंग टाइम में देखो क्या क्या आता है, एनवलप आता है, स्टार्ट मेल वर्ज आता है, 3 टाइप का होता है स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। रिव्यू टाइम में देखो, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए, वेब लेआउट के लिए, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या है, रेड कलर, स्पेलिंग के लिए रेड कलर हो जाएगा अगर गलत है तो, ग्रामर के लिए ग्रीन कलर का यूज़ होता है, ठीक है। व्यू टाइम में देखो, प्रिंट लेआउट हो गया, वेब लेआउट हो गया, फुल स्क्रीन मोड हो गया, आउटलाइन हो गया, ड्राफ्ट हो गया, अंडू हो गया, रीडू हो गया, ये सब व्यू टाइम में आते हैं। फिर मैक्रो होती हैं, ठीक है। अभी हम सब शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। शॉर्टकट कीज़ की अगर MS वर्ड की बात करें तो हम देखो पहले ये देख लेते हैं कंट्रोल वाले। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S स्टाइल के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S स्टाइल के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F फॉन्ट के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P फॉन्ट साइज़ के लिए। कंट्रोल प्लस B बोल्ड के लिए। कंट्रोल प्लस I इटैलिक के लिए। कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस L अलाइन लेफ्ट के लिए। कंट्रोल प्लस E अलाइन सेंटर के लिए। कंट्रोल प्लस R अलाइन राइट के लिए। कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई के लिए।
Alt प्लस F फाइल के लिए, Alt प्लस E एडिट के लिए, Alt प्लस V व्यू के लिए, Alt प्लस I इंसर्ट के लिए, Alt प्लस O फॉर्मेट के लिए, Alt प्लस T टूल्स के लिए, Alt प्लस A टेबल के लिए, Alt प्लस W विंडो के लिए, Alt प्लस H हेल्प के लिए, कंट्रोल प्लस O ओपन के लिए, कंट्रोल प्लस F12 सेव के लिए, कंट्रोल प्लस P प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 दबाएंगे, कंट्रोल प्लस X कट के लिए, कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस Z अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस Y रीडू के लिए, कंट्रोल प्लस K हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट शो और हाइड के लिए यूज़ करते हैं। F1 ऑफिस असिस्टेंट होता है, ये हेल्प वाली बटन जो रहती है F1, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों MS एक्सेल। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसी में MS एक्सेल में वर्कबुक होती है। वर्कबुक के फिर अंदर जाएंगे तो वर्कशीट होगी, और वर्कशीट्स के भी अंदर जाएंगे तो सबसे छोटी जो इकाई है वो सेल होती है, ठीक है। 1 रो और 1 कॉलम मिला के एक सेल बनाते हैं। रो कॉलम जहाँ पे मीट होते हैं, जो रो और कॉलम का मीटिंग पॉइंट होता है वही सेल होता है। 1982 में मल्टी प्लान के नाम से लॉन्च हुआ था। जो MS एक्सेल है 1982 में मल्टी प्लान के नाम से लॉन्च हुआ था 1982 में, और 2010 में MS एक्सेल आया था, ठीक है। अभी जैसे ये आपके वर्कशीट एक दी है, वर्कशीट में जो जैसे प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका नीचे बॉर्डर लाइन आ जाती है। जो भी एक्टिव सेल होती है, एक्टिव सेल में बॉर्डर लाइन आ जाती है, ठीक है। लोटस 1, लोटस 2, VISICALC कैल्क, ये MS एक्सेल से पहले स्प्रेडशीट एप्लीकेशन थे। लोटस 1, लोटस 2, VC कैल्क, ठीक है, VC कैल्क। टाइटल बार जो रहता है उसमें एक्सेल सीट का नाम आता है, क्योंकि एक्शन बार में वही सेव, अंडू और रीडू बटन आती हैं। रिबन फाइल रिबन में जो है फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला हो गया, डाटा हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, ठीक है। ये सभी ऑप्शन आते हैं रिबन में। स्टेटस बार में जो वही है सेम। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने मैकिन्टोश के लिए एक्सेल का पहला संस्करण बनाया था। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने मैकिन्टोश के लिए एक्सेल का पहला संस्करण बनाया। 1993 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के लिए एक्सेल का वर्जन 5 लॉन्च किया था। एक्सेल 2024 लेटेस्ट वर्जन है। नेम वेयर कर्सर प्लेस्ड, जहाँ पे कर्सर प्लेस्ड होता है उसको, जहाँ पे कर्सर प्लेस्ड होता है फार्मूला बार हो गया, वहाँ पे कर्सर जहाँ पे प्लेस्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, फार्मूला बार होता है, वहाँ पे नेम लिख सकते हैं। वर्किंग एरिया होता है, वेयर यूज़र वर्क्स, जहाँ पे यूज़र वर्क करता है वो वर्किंग एरिया बोलते हैं इसको। अब सबसे पहले देख लेते हैं होम टैब। होम टैब में कौन कौन सी टैब आती हैं इसमें MS एक्सेल में। होम टैब में ही क्लिपबोर्ड आता है, होम टैब में फ़ॉन्ट आता है, अलाइनमेंट भी होम टैब में आता है, नंबर आता है, स्टाइल आता है, सेल आता है, एडिटिंग आता है, ये सब होम टैब में आते हैं। वर्कबुक क्या होती है, देखो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को वर्कबुक बोलते हैं। दूसरे नंबर पर फाइल टैब। फाइल टैब में देख लेते हैं क्या क्या आता है MS एक्सेल में। सेव आता है, सेव एज आता है, ओपन आता है, क्लोज आता है, इन्फो आता है, रिसेंट आता है, न्यू आता है, प्रिंट आता है, सेव एंड सेंड आता है, हेल्प आता है, और हेल्प ऑप्शन आता है, हेल्प कैप्शन आता है, एग्जिट आता है फाइल मेन्यू में, ठीक है। जो आपका इंसर्ट टैब है उसमें क्या क्या आता है, देखो टेबल्स आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, क्लिप आती हैं, चार्ट्स आते हैं, शेप्स आते हैं, स्मार्ट आर्ट आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आता है, हेडर आता है, फुटर आता है, सिंबल आते हैं, स्पार्क लाइंस आती है, लिंक्स आती है, ये सभी इंसर्ट टैब में आते हैं। पेज लेआउट टैब में देखो क्या क्या आता है, थीम आते हैं, पेज आता है, पेज सेटअप आता है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ये सब इसी में आते हैं। ब्रेक आ गया, बैकग्राउंड आ गया, प्रिंट, टाइटल एंड ग्रिड लाइंस आ गया, स्केल टू फिट आ गया, सीट ऑप्शन आ गया, अरेंज आ गया, ये सब पेज लेआउट में आते हैं। फार्मूला टैब में देखो क्या क्या आता है, फंक्शन आता है, लाइब्रेरी आता है, डिफाइंड आता है, नेम्स आते हैं, फार्मूला, डिफाइंड नेम्स आता है, फार्मूला आता है, फार्मूला ऑडिटिंग, ठीक है।
कैलकुलेशन इसी में होते हैं, फार्मूला टैब में ही। डाटा टैब में देखो क्या क्या आता है, गेट एक्सटर्नल डाटा, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर आता है, डाटा टूल्स एंड आउटलाइंस आता है। डाटा टूल्स आता है, आउटलाइंस आता है डाटा टैब में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में जो आता है प्रूफिंग आता है, लैंग्वेज आता है, कमेंट आता है, चेंजेस आता है, स्पेलिंग या सिनोनिम्स चेक्स आते हैं। व्यू टैब, फिर उसके बाद व्यू टैब में देखो क्या क्या आता है, वर्कबुक आती है, ठीक है। वर्कबुक में नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, कस्टम व्यूज़, ये सब आते हैं वर्कबुक में ही, ठीक है, व्यू टैब के। फिर व्यूज़ आता है, शो आता है। वर्कबुक व्यूज़ में क्या क्या आता है, नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, कस्टम व्यूज़, ये सब आते हैं वर्कबुक व्यूज़ में, ठीक है। शो हो गया, फिर जूम हो गया, फिर विंडो हो गई, फिर मैक्रोज हो गई। एक्सेल में जब टेबल इंसर्ट करते हैं तब डिज़ाइन टैब दिखता है। एक्सेल में जब भी हम टेबल इंसर्ट करते हैं तब डिज़ाइन टैब दिखेगा। एक्सेल में जब टेबल इंसर्ट करते हैं तब डिज़ाइन टैब दिखेगा। फार्मूला बार, स्टार्ट विद इक्वल साइन। जो फार्मूला बार होता है उसमें जो स्टार्टिंग होती है किसी फार्मूले की वो इक्वल साइन से होती है, ठीक है। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स जो रहेगा उसमें एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो दर्शाता है नेम बॉक्स में, ठीक है। एक्टिव सेल में बॉर्डर हाईलाइट एंड इसका एड्रेस इन नेम बॉक्स में आएगा, ठीक है। एक्टिव सेल जैसे A1 है, ए क्या है, कॉलम है, और 1 क्या है, रो है। वो एक सेल में मैक्सिमम कैरेक्टर जो आते हैं 32,767 आते हैं, ठीक है। एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं मैक्सिमम, 32,767, 32,767 मैक्सिमम कैरेक्टर आते हैं एक सेल में, ठीक है। अभी वहीं देखो सेल रेंज क्या होती है, दो या दो से अधिक सेल का जो समूह होता है उसको सेल रेंज बोलते हैं। इनको अलग करने के लिए सेमी कोलन का यूज़ करते हैं। जैसे A1 सेल को A6 सेल से अगर हमें ग्रुप को दर्शाना है तो बीच में सेमी कोलन का यूज़ करेंगे, A1 सेमी कोलन A6, ठीक है। मैक्सिमम जो एक्सेल का जूम साइज़ होता है वो 400% होता है। वहीं अगर MS वर्ड की बात करें तो 500% होता है, लेकिन MS एक्सेल में अगर जूम साइज़ की बात करें तो मैक्सिमम 400% होता है। एक वर्कबुक में मैक्सिमम जो वर्कशीट होती हैं वो 255 होती हैं। टू न्यू वर्कशीट के लिए शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करेंगे और प्रेस प्लस बटन, या तो प्लस बटन का यूज़ करेंगे या फिर शिफ्ट F11 का यूज़ करेंगे तो न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। वर्कशीट का नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर तक हो सकता है। वर्कशीट का अगर हमें नाम देना है तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक का हो सकता है, 31 कैरेक्टर तक हो सकता है। स्टेटस बार में देखो जूम करने के विकल्प आते हैं तथा पेज व्यू जो है वो आता है स्टेटस बार में, जूम करने के विकल्प और पेज व्यू। व्यू बटन देखो, व्यू बटन जो होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, नॉर्मल लेआउट आता है, डिफ़ॉल्ट होता है ये। फिर पेज ब्रेक व्यू होता है, प्रिंट करते समय ब्रेक कहाँ आएगा ये इसमें आएगा। प्रिंट लेआउट व्यू में प्रिंट में कैसा दिखेगा वो दिखाएगा। कस्टम व्यू में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। F12 का जो यूज़ करते हैं एक्सेल में टू सेव फाइल को सेव करने के लिए F12 बटन का यूज़ करते हैं। MS एक्सेल 2013 के वर्जन में डिफ़ॉल्ट मार्जिन टॉप एंड बॉटम 1.9 इंच है एंड लेफ़्ट राइट में 1.8 इंच है। जो MS एक्सेल 2013 के वर्जन है उनमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है टॉप एंड बॉटम का 1.9 इंच एंड लेफ़्ट एंड राइट में 1.8 इंच होता है। ओरिएंटेशन इसमें डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट आता है, ठीक है। टैब जो है वो दाईं ओर कर्सर को लेके जाएगा, शिफ्ट प्लस एंड ऊपर लेके जाएगा और एंटर करेंगे तो नीचे लेके जाएगा। शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो बाईं ओर कर्सर मूव करेगा, ठीक है। कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ करेंगे। कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करेंगे, ठीक है। MS एक्सेल में कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का, और रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करेंगे, ठीक है।
अभी देखो, अभी आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट की वस्तुएं जो रहती हैं उन्हीं को IoT डिवाइसेस बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका तात्पर्य क्या है? उन सभी फिजिकल डिवाइसेस से है जो इंटरनेट से जुड़कर डाटा को कलेक्ट करती हैं और शेयर करती हैं, ठीक है। जैसे स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी लाइट्स हो गई, AC हो गया, डोर्स हो गए, कार्स एट्सेट्रा में IoT सेंसर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, इसमें ये सभी क्या हैं? IoT डिवाइसेस हैं। चिकित्सा क्षेत्र से लेकर कृषि क्षेत्र तक इनका यूज़ होता है। IoT शब्द का सबसे पहले यूज़ 1999 में कंप्यूटर साइंटिस्ट केविन एस्टन द्वारा किया गया था। जॉन रोमकी द्वारा बनाया गया स्मार्ट टोस्टर पहला IoT डिवाइस था जो 1990 में बनाया गया था। IoT के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं IoT में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में? देखो, सेंसर या डिवाइस होती है, कनेक्टिविटी होती है, डेटा प्रोसेसिंग होता है और यूज़र इंटरफेस होता है। ये 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सेंसर या डिवाइस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग एंड यूज़र इंटरफेस। ये 4 कंपोनेंट हो गए IoT के। वेब ऑफ थिंग्स, ये फ्यूचर थिंग्स है। भौतिक दुनिया में किसी भी चीज़ को जोड़ना, इनका जो उद्देश्य है वेब ऑफ थिंग का क्या है? भौतिक दुनिया में किसी भी चीज़ को जोड़ने से है। जैसे स्मार्ट शहर हो गए, स्मार्ट गांव हो गए या स्मार्ट कार्यालय हो गए, ये सब वेब ऑफ थिंग्स में आएंगे, ठीक है। बिग डाटा एनालिटिक्स देख लेते हैं। अभी बहुत बड़े डाटा को ऑर्गेनाइज करना ही बिग डाटा एनालिटिक्स है। इसका प्रयोग डाटा के बहुत बड़े समूह को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना एवं एनालाइज करना होता है इसमें। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, जैसे ऑनलाइन बाज़ार वाली जो वेबसाइट हैं अपने जो बिग डाटा है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, एनालिटिक्स करते हैं उसका। ये टाइप ऑफ बिग डाटा देख लेते हैं, कितने प्रकार का बिग डाटा होता है। ये स्ट्रक्चर्ड होता है, संचरित, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड होता है, असंचरित, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, अर्धसंचरित। बिग डाटा को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का जो यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे अपाचे हेडोप है, अपाचे स्टॉर्म है, अपाचे स्पार्क है, अपाचे हाइव है, अपाचे कास्कंड्रा है, मोंगोडीबी है, इसे 2009 में विकसित किया गया था। टैबलेव है, रैपिड माइनर्स है, मैप रेड्यूस है, क्यूबोल है, IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट हैं। ये सभी माइक्रो बिग डाटा को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिग डाटा इंजीनियर के पास प्रोग्रामिंग भाषा होगी, डाटाबेस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ETL डाटा वेयरहाउसिंग होगा, डाटा माइनिंग होगा, इसी में डाटा मॉडलिंग होगा, डाटा साइंस होगा, मशीन लर्निंग और हेडूप टूल्स होंगे एंड फ्रेम वर्क्स होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स देख लेते हैं। 4 तरह का बिग डाटा एनालिटिक्स होता है। पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो बिग डाटा जो एनालिटिक्स है वो कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स 4 तरह का, पर्सपेक्टिव, प्रिडिक्टिव, डायग्नोस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा देख लेते हैं। 5 V से दर्शाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर बात करें बिग डाटा की तो देखो, सबसे पहला है वेग, वेलोसिटी। मासिक डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, वार्षिक डाटा स्टोर कर सकते हैं वेलोसिटी वाले में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में ही। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मतलब टेराबाइट्स में या पेटाबाइट्स में हम इसका यूज़ करते हैं। वैरायटी, अलग अलग प्रकार का डाटा, स्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड या जो भी है, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, वेब पेज, अलग अलग कर सकते हैं हम। वैल्यू, बिग डाटा उपयोगी है या नहीं। वेरासिटी, डाटा की सटीकता या प्रामाणिकता होती है इसमें। तो 5 B's कौन कौन से हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा की? अगर बात करें तो 5 B's में वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैरायटी, वैल्यू एंड वेरासिटी। वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैरायटी, वैल्यू एंड वेरासिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिग डाटा देख लेते हैं। यूजेस ऑफ बिग डाटा, बिग डाटा का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग में होता है, हेल्थ केयर में होता है, जीवन रक्षक दवाओं का शोध करने में, एजुकेशन में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, जैसे अमेज़ॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, जो सेलेक्ट करोगे
पुराने से पुराना वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। VR क्या है देखो, वर्चुअल रियलिटी, आभासी दुनिया जो वास्तविक लगे कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। VR वर्चुअल रियलिटी शब्द का यूज सबसे पहले 1980 में VPL रिसर्च के संस्थापक जारोन लैनियर ने चश्मे में किया था, ठीक है। 3D का यूज़ किया था चश्मे में, ठीक है। किसने? 1980 में VPL रिसर्च के संस्थापक जारोन लैनियर ने, ठीक है, विकसित करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ VR देख लेते हैं। नॉन इमर्सिव VR, नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, IMMERSIVE, नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी VR, नॉन इमर्सिव VR ये क्या है? कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ करैक्टर और गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपके पास सीधे इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। अभी देख लें नंबर 2, फुली इमर्सिव VR, फुली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? इसमें आप असली दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। इसमें हेलमेट्स, सेंस डिटेक्टर्स, ग्लव्स और बॉडी कनेक्टर्स का यूज़ होता है, ठीक है। नंबर 3 देख लेते हैं, सेमी इमर्सिव VR वर्चुअल रियलिटी, मिक्स ऑफ बोथ होता है, ये दोनों का मिक्स होता है, फुल का और नॉन इमर्सिव का, ठीक है। 3D स्पेस या वर्चुअल वर्ल्ड का इसमें अनुभव होता है। आपको वर्चुअल अनुभव में ही वास्तविकता का अनुभव होता है, वास्तविक फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाओ नंबर 4 पे। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? इसमें सब कुछ रियल लगता है, चाहे वह कोई वस्तु हो या स्थान, लेकिन वास्तव में कुछ भी रियल नहीं होता। नंबर 5 पे देखो, कोलाबोरेटिव VR, कोलाबोरेटिव वर्चुअल रियलिटी, इसमें क्या होता है? इसमें कई लोग अलग अलग स्थानों से 3D इमेज के रूप में एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं, ठीक है। कोलाबोरेटिव VR क्या है? इसमें कई लोग अलग अलग स्थानों से 3D इमेज के रूप में एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ VR इन मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण उद्योग में VR का अनुप्रयोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए VR का यूज़ करते हैं। फेसिंग प्लानिंग के लिए, फैक्ट्री प्लानिंग के लिए VR का यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन के लिए भी हम VR का यूज़ करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरुआत जो हुई थी इसकी 2008 में सतोशी नाकामोटो द्वारा करी गई थी। बिटकॉइन नाम से क्रिप्टो करेंसी इसी ने बनाई थी, जो जापानी ये था सतोशी नाकामोटी, ठीक है। ऑनलाइन मुद्रा थी ये जो बिटकॉइन थी। ब्लॉकचेन के द्वारा ही जुड़ते हैं, ठीक है। लगातार बढ़ने वाले रिकॉर्डों की सूची, इन रिकॉर्डों को ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉकचेन के द्वारा ही जुड़ते हैं। लगातार बढ़ने वाले रिकॉर्डों की सूची, इन रिकॉर्डों को ब्लॉक कहते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके लिंक की गई एवं सुरक्षित की गई होती हैं। इसका यूज़ आजकल बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, वित्तीय संस्थाओं, जमीन रजिस्ट्री आदि में किया जा रहा है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, पीयर टू पीयर काम करती है एंड ऑटोमेटेड होती है, ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बचा है दोस्तों, 3D प्रिंटिंग वाला ये भी ख़त्म कर लेते हैं। 3D प्रिंटिंग क्या है देखो, CAD सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स। 3D प्रिंटिंग में एक डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही 3D प्रिंटिंग होती है, ठीक है। 3D प्रिंटर एक प्रकार का औद्योगिक रोबोट है। इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता एप्लीकेशन जैसे खिलौना बनाने, गहनों का निर्माण आदि करने में किया जाता है। वास्तुकला के मॉडल बनाने में, ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस आदि उद्योगों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी 3D का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।